वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी का भारत, जिसमें पहले वंश को मैंने आपको इसके पूर्व वाले वीडियो में बता दिया था, पुष्यभूति या वर्धन वंश। उसी क्रम में बात करेंगे एक अन्य राजवंश की जिसका संबंध दक्षिण भारत से रहा। और दक्षिण भारत के कई राजवंश ऐसे भी रहते हैं जिनको हम संगम काल के दौरान देखते हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक प्रमाण इतना विशेष नहीं रहता है। संगम तो अगर नेसेसरी रहा तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, लेकिन अभी मैं उस वंश की बात करूंगा दक्षिण भारत के अंदर, जिससे संबंधित साहित्यिक क्षेत्र के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो वंश हम देख रहे हैं, राजवंश जो देख रहे हैं, इस राजवंश को हम जानते हैं पल्लव वंश के नाम से। पल्लव वंश, देखिएगा, सबसे पहली चीज तो यही दिमाग में रखनी है हमें कि पल्लव वंश का संबंध दक्षिण भारत से है। तो दक्षिण भारत का एक राजवंश जो गुप्त काल के बाद में अस्तित्व में आता है, चालुक्य है, चोल हैं, राष्ट्रकूट हैं, सभी को हम क्रमबद्ध एक एक वीडियोस में ही पढ़ेंगे ताकि वीडियोस ज़्यादा लंबे ना बने और पर्टिकुलर एक राजवंश हमारा एक वीडियो के अंदर पूरा हो जाए। तो पल्लव वंश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण ऐसे कोई युद्ध नहीं लड़े गए या ऐसा कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा तथ्य बनते हैं। लेकिन इसकी जो विशेषता रही है, क्योंकि इस पल्लव वंश के काल को हम कला, साहित्य और विशेष करके स्थापत्य कला की बात करूंगा, और शांति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब शांति यानी स्वाभाविक तौर पर किसी प्रसिद्ध बड़े युद्ध की यहाँ कोई चर्चा नहीं होती है। दक्षिण भारत का एक राजवंश पल्लव राजवंश। और यहाँ आप बात करेंगे कि शिलालेखों की अगर हम बात करें, प्राप्त शिलालेखों की, तो प्राप्त शिलालेखों में प्रथम जो पल्लव शासक की बात कही है, प्रथम शासक शिलालेखों में, उसका नाम यहां बताया गया है विष्णुगोप। बिल्कुल विष्णुगोप, जिसका संबंध कहां से है, तो जिसका संबंध है कांची से। आगे चल करके यही राजधानी के रूप में अवस्थित होती है। तो कांची के विष्णुगोप का उल्लेख हमें शिलालेखों में मिलता है प्रथम पल्लव शासक के रूप में। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर जाते हैं तो संस्थापक जो शासक माना गया है, संस्थापक शासक, और उसका नाम यहां निकल करके आता है सिंह विष्णु, जिसका काल रहा शासन का 565 से 600 ईस्वी, 565 ईस्वी से 600 ईस्वी। और बात करेंगे सिंह विष्णु की, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि वैष्णव मत से संबंध था, वैष्णव धर्म का अनुयायी। अगर हम संपूर्ण पल्लव वंश की बात करें तो उसके शासक रहे हैं, वैष्णव मत को प्रधानता दी है, और संस्कृत को जो है इन्होंने अपनी प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया है। तो संस्कृत यहाँ प्रमुख भाषा रहेगी पल्लव राजवंश में। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं राजधानी की, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची, जिसको हम कांचीपुरम, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कांचीपुरम नाम से समझ सकते हैं। देखिएगा, ये बात की मैंने आपको पहले संस्थापक शासक की, जिसका नाम है सिंह विष्णु और राजधानी है कांची या कांचीपुरम, तमिलनाडु। वैष्णव धर्म के प्रति इनकी काफी प्रगाढ़ आस्था दर्शाई जाती है यहाँ पर, और संस्कृत भाषा मुख्य भाषा के रूप में रहती है। और इसी काल के अंदर भारवी, जिसने कीर्तार्जुनियम ग्रंथ की रचना की थी, यही कीर्तार्जुनियम ग्रंथ के रचयिता भारवी इसी सिंह विष्णु के दरबार में या शासन काल में थे। हमने गुप्त काल में पढ़ा है कि गुप्त काल की जानकारी या गुप्त काल से संबंधित साहित्य कौन से हैं, तो उसमें भारवी को भी हमने देखा था, कीर्तार्जुनियम। क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा गुप्त काल में लिखा गया है, लेकिन वो मुख्य रूप से जानकारी किसकी देता है हमें, तो मौर्य वंश की, वही वृषल की जानकारी देता है, घनानंद को परास्त करने की जानकारी देता है। तो और जैसे हम बात करें पद्मावत ग्रंथ की किसने लिखा है, तो पद्मावत ग्रंथ किसकी रचना
रचना है, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी की। और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा किसके काल में? शेरशाह सूरी के शासन काल में। लेकिन जानकारी हमें वो देता है मेवाड़ के उस इतिहास की जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। ठीक है साहब, अब बात करेंगे हम पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन रहे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही। विशेषकर उपलब्धियां या स्थापत्य के क्षेत्र में ही रहेंगी, जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। प्रमुख शासकों में चल करके पहले शासक है महेंद्र वर्मा, कह दीजिए महेंद्र वर्मन भी कहीं कहीं उल्लेख मिलेगा, वर्मा या वर्मन कंफ्यूज नहीं होना है, महेंद्र वर्मा प्रथम। और उसके बाद में दूसरे शासक के रूप में नरसिंह वर्मा प्रथम। महेंद्र वर्मा के बाद नरसिंह वर्मा प्रथम, फिर पुनः महेंद्र वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मा द्वितीय। महेंद्र वर्मा द्वितीय के बाद में आते हैं परमेश्वर वर्मा, परमेश्वर वर्मा प्रथम। परमेश्वर वर्मा प्रथम के बाद में पुनः नरसिंह वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय के बाद में पुनः परमेश्वर वर्मा द्वितीय। सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहा हूं, मुख्य शासक जो भी रहेंगे उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे यहां इसी में। फिर है नंदी वर्मा प्रथम, नंदी वर्मा द्वितीय। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आ सकता है वो यहां से निकल करके आएगा, अपराजित, अपराजित वर्मा या वर्मन, क्योंकि ये पल्लव वंश के अंतिम शासक माने गए हैं। अंतिम शासक, संस्थापक शासक की बात करें तो सिंह विष्णु और अंतिम शासक है अपराजित वर्मा या अपराजित वर्मन। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले बात करूंगा मैं महेंद्र वर्मा प्रथम की। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं। महेंद्र वर्मा जो है वो वास्तुकला से जुड़ा हुआ शासक है, यानी वास्तु निर्माता। क्यों वास्तु निर्माता कहा गया है उसको भी मैं समझाऊंगा। एक तो वास्तुकला से संबंध इसका बताया गया है, और स्वयं ये एक साहित्यकार भी था। इसने एक नाटक की रचना की थी, मत विलास प्रहसन नाम का नाटक लिखा गया इसके द्वारा। उसके बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करूंगा इसके उन बातों की जो साहित्य के क्षेत्र में और वास्तु के क्षेत्र में। तो वास्तुकार साथ ही साथ ये महेंद्र तालाब का निर्माण करवाता है। महेंद्र तालाब किसके द्वारा बनवाया गया? महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा। वास्तु निर्माता है और साहित्य की रचना में इसके द्वारा की गई रचना का नाम मैंने बताया आपको, उसका नाम है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन। देखिएगा ये मत विलास प्रहसन क्या है? एक नाटक है, और इस नाटक में इसने क्या लिखा है? इस नाटक में इसने लिखा है हिंदू देवी देवताओं का उपहास। हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया गया इस नाटक में, क्योंकि ये शुरुआत में जैन धर्म से संबंधित होता है, जैन धर्मावलंबी होता है, यानी इसका संबंध होता है जैन धर्म से। और इसी कारण ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उपहास करने के लिए इस नाटक की रचना करता है। लेकिन जब उसका संपर्क होता है एक तमिल संत जो शैव यानी नयनार संत कह सकते हैं हम, शैव के उपासक है, शिव के उपासक, उनका नाम है अप्पर, यानी अप्पर नामक एक शैव संत से इनकी मुलाकात होती है, और वे अपने शास्त्रार्थ ज्ञान से जैन जो इनके रहेंगे गुरु वगैरह रहेंगे उनको निरुत्तर कर देते हैं। तो ये फिर अपने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को पुनः अपना लेते हैं, शैव धर्म की ओर पुनः आकृष्ट हो जाते हैं। और ये जो नाटक है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इस नाटक के अंदर मत विलास प्रहसन के अंदर हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया गया है। इसके बाद में बात करेंगे, देखिएगा ये पुनः बन जाता है क्या? ये पुनः बन जाता है शैव। अब देखिएगा युद्ध ज्यादा लंबे चौड़े नहीं हुए, लेकिन यही महेंद्र वर्मा 610 के अंदर एक महान शासक चालुक्य वंश का, जिसका नाम है पुलकेशन द्वितीय, ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक है। इससे संबंधित जो अभिलेख है उसके बारे में भी मैंने बात कर दी थी आपको। पुलकेशन द्वितीय द्वारा 610 में महेंद्र वर्मा प्रथम को हरा दिया जाता है। महेंद्र वर्मा इस युद्ध में हार जाते हैं, और इस हार का बदला अगर कहें, प्रतिशोध कहें, तो इन्हीं के पुत्र और अगले पल्लव शासक महेंद्र वर्मा
द्वारा लिया जाता है, महेंद्र वर्मा प्रथम द्वारा। और महेंद्र वर्मा प्रथम क्या करते हैं, तो महेंद्र वर्मा की ये उपलब्धि की, जिस प्रकार से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हर्ष को नर्मदा के तट पर आगे बढ़ने से किसने रोका, तो पुलकेशन द्वितीय ने। तो पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था, तो महेंद्र वर्मा प्रथम को। और उसी पुलकेशन द्वितीय को महेंद्र वर्मा प्रथम के पुत्र, जी बिल्कुल, उनका नाम है नरसिंह वर्मा प्रथम, और नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है, महेंद्र वर्मा प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मा प्रथम। ये युद्ध इनके बीच में 610 में हुआ है, जबकि ये 642 में युद्ध लड़ा गया है, और इसमें पुलकेशन द्वितीय हार जाता है। और पुलकेशन द्वितीय के हारने के साथ ही नरसिंह वर्मा वातापी पर अपना अधिकार कर लेता है। वातापी क्या है, चालुक्यों की राजधानी। चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार हो जाता है, किसका, नरसिंह वर्मा प्रथम का। और इस जीत के उपलक्ष्य में वो दो कार्य करता है। वो एक तो जीत के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जैसा कि हमने देखा है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है। तो एक विजय स्तंभ का निर्माण करवा के एक उपाधि धारण करता है, वातापी कोंडा। वातापी का विजेता कह सकते हैं, वातापी कोंडा की उपाधि धारण की किसने, नरसिंह वर्मा प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को 642 ईस्वी में हराने के बाद। कहीं कहीं इतिहास में नरसिंह वर्मा का नाम हमें कुछ और भी मिल सकता है, महामल्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। महामल्ल किसे जाना जाता है, नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा। और इसके द्वारा एक स्थापत्य कला का भी कार्य किया गया। वो कार्य कौन सा था वो देख लेते हैं हम। नरसिंह वर्मा को रहने देता हूं मैं यहाँ पे। नरसिंह वर्मा के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर निर्मित करवाया जाता है, एकाश्म मंदिर कहेंगे इसको। एकाश्म मंदिर का निर्माण, कुल 7 रथ मंदिर है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, 7। तो उसमें से एक मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर। 7 मंदिरों में से एक मंदिर जिसको एकाश्म मंदिर के नाम से जाते हैं, उस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, नरसिंह वर्मा प्रथम करवाता है। और 7 मंदिरों में से 5 मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है प्रारंभिक पल्लव शासकों के द्वारा। ये तो महत्वपूर्ण शासक है, और भी बीच में शासक रहे होंगे जिन्होंने महाबलीपुरम नगर बसाया या महाबलीपुरम की स्थापना की। और साथ ही साथ में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। एक 6ठा मंदिर हम देखते हैं कि नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा, और एक द्रौपदी मंदिर है, जो द्रौपदी रथ मंदिर जिसके बारे में उल्लेख नहीं है, अंगीकार भी नहीं किया गया, उसको अलंकृत नहीं किया गया। तो इस प्रकार कुल 7 रथ मंदिर में से एक रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसके द्वारा, नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा। चलिएगा आगे बात करता हूं मैं अगले शासक की। देखिए, लेकिन ये जो स्थिति रही ना, पुलकेशन द्वितीय को परास्त करके वातापी पर अधिकार करने की, ये ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रहती है, क्योंकि आगे चल करके एक चालुक्य शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य प्रथम, और 655 ईस्वी के अंदर ये क्या करता है, तत्कालीन पल्लव शासक जिसका नाम है परमेश्वर वर्मा, जो लिस्ट में हमने देखा था ना, परमेश्वर वर्मा को हरा देता है। परमेश्वर वर्मा को हराता है और उनकी राजधानी यानी कांची पर अधिकार कर लेता है। जैसे नरसिंह वर्मा ने पुलकेशन को हराकर वातापी पर अधिकार किया, वैसे ही विक्रमादित्य प्रथम ने परास्त किया परमेश्वर वर्मा प्रथम को 655 ईस्वी में, और उनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम पर अपना अधिकार कर लिया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो यहाँ आया, मैंने आपको बता दिया। अब बात करूंगा नरसिंह वर्मा द्वितीय की। प्रमुख शासक को ही पढ़ रहे हम, नरसिंह वर्मा द्वितीय। जैसा कि हमने महेंद्र वर्मा के बाद में देखा क्रम से, तो नरसिंह वर्मा प्रथम को देख लिया, महेंद्र वर्मा द्वितीय को नहीं देखना। परमेश्वर वर्मा हार गया 655 में। फिर आता है नरसिंह वर्मा द्वितीय। देखिए इसके बारे में क्या जानकारी है, हम बात करेंगे इसके बारे में। कला और साहित्य की सर्वाधिक उन्नति इसी के क्षेत्र में हुई। कला व साहित्य की उन्नति, कुछ मंदिरों का निर्माण इसने करवाया,
और साथ ही साथ एक संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक इसके दरबार में ही थे जिनका नाम दंडिन था और जिन्होंने 10 कुमार चरित की रचना संस्कृत भाषा में की थी। देखिए कला व साहित्य के क्षेत्र में उन्नति, इसने राज सिंह की उपाधि धारण की, राज सिंह की उपाधि। राज सिंह के अलावा इन्होंने अपने आपको आगम प्रिय, आगम क्या होता है, बिल्कुल तमिल साहित्यों को, तमिल ग्रंथों को आगम साहित्य, सॉरी जैन ग्रंथों से रिलेटेड है लेकिन ये साउथ इंडिया की बात है। तो आगम यानी शास्त्रों का ज्ञाता, आगम प्रिय का मतलब शास्त्रों का ज्ञाता या शास्त्रों में अधिक विश्वास रखने वाला। और तीसरी जो इन्होंने उपाधि धारण की है शंकर भक्त, बिल्कुल शिव के उपासक के रूप में शंकर भक्त, ये कुछ उपाधियां इन्होंने धारण की और उसी के साथ अपनी राजधानी कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर। और इस कैलाश मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, कैलाश मंदिर को जानते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं किसे, तो कांची में स्थित कैलाश मंदिर को। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मा द्वितीय के द्वारा। इसके अलावा महाबलीपुरम के शोर मंदिर, महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मा द्वितीय के द्वारा। राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि, कांची में कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिरों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, दंडिन जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध लेखक रहा, संस्कृत लेखक, वो इन्हीं के दरबार में था और इसकी रचना क्या है, 10 कुमार चरित नामक संस्कृत भाषा के एक ग्रंथ की रचना की जाती है दंडिन के द्वारा और वे नरसिंह वर्मा द्वितीय के शासन काल में उनके दरबार में रहते हैं। अब जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने कुछ कार्य किए थे, जैसे कि महाबलीपुरम की स्थापना की और कुछ रथ मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा किया गया। देखिएगा, प्रारंभिक पल्लव राजा, ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव, इस कारण से नाम और समय नहीं। प्रारंभिक पल्लव राजाओं द्वारा क्या किया गया, तो पहला कार्य तो उनके द्वारा मामल्लपुरम, और यही महामल्लपुरम आगे चल करके कहा जाता है महाबलीपुरम। इस महाबलीपुरम की क्या की, इनके द्वारा स्थापना करवाई गई, प्रारंभिक राजाओं द्वारा महाबलीपुरम की स्थापना की गई और वहीं पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। 5 रथ मंदिर बनवाए गए प्रारंभिक राजाओं द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा। और एक जो रथ मंदिर बनवाया गया वो किसके द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल मैंने आपको बताया था अभी, महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा, उसी ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था और उसने आगे चलकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और एक उपाधि धारण की, वातापी कोंडा की उपाधि। तो महाबलीपुरम के 5 मंदिर प्रारंभिक शासकों द्वारा। यहाँ बात करेंगे भाषा की, तो 2 भाषा, संस्कृत तो मैंने आपको बताई दी है, इसके अलावा एक और भाषा जिसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा। देखिएगा, वैदिक धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख भाषा संस्कृत है और प्राकृत भाषा जिसको आगे चल करके संस्कृत व प्राकृत प्रमुख भाषा है और इनका विकास इसके काल में अच्छा हुआ। संस्कृत और प्राकृत भाषा, जैन ग्रंथ जो अधिकांश लिखे गए वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, जबकि जैन बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए और वैदिक साहित्य जो लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ रहेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है कांची के अंदर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित ये पहला मंदिर है। यानी द्रविड़ शैली की शुरुआत कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर कांची से ही मानी जाती है। क्योंकि हमने कल के वीडियो में देखा था ना, सॉरी पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको गुप्त बढ़ाया था कि 3 शैलियों का विकास हुआ। उत्तर भारत के अंदर कौन सी शैली थी, बिल्कुल नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों का मिश्रित जो सुदूर दक्षिणी भाग था वहां पर बेसर शैली। तो ये कुछ शैलियां, वो मंदिर निर्माण की शैलियां, यहाँ पर ये द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की। तो देखिएगा, इस प्रकार से कोशिश की है कि पल्लव वंश, बहुत छोटे वीडियो के अंदर मैंने आपको समेटी है सारी जानकारियां। अगला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको राष्ट्रकूट वंश को पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम क्रमबद्ध तरीके से चालुक्य, क्योंकि राष्ट्रकूट से पहले हमको वातापी के चालुक्य, क्योंकि यहाँ पर आ गए वातापी के, और वातापी के चालुक्यों के ही क्या है, सामंत हैं कौन, राष्ट्रकूट
दंती दुर्ग द्वारा स्थापना, लेकिन आगे चल करके चालुक्य इसलिए हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वातापी और दोनों चालुक्यों को हम एक साथ में पढ़ेंगे, कल्याणी और वातापी के दोनों के चालुक्यों को, तो वो तीसरे वीडियो में। तो इस प्रकार से मैं 3-4 वीडियो बनाकर ये 600 से 1000 ईस्वी का भारत कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि रीट के किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। सारी तैयारियां आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।